दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और आप सभी लोग राकेश मोटिवेटर क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्य समाज में दूसरा पार्ट देख रहे हैं। आप सभी लोग से निवेदन है कि जो भी देखने वाले विद्यार्थी तैयारी करने वाले, सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जो भी क्लास आती है सबसे पहले आप लोग को सूचना मिले। दोस्तों इसके आगे हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों दूसरे पार्ट में यहाँ से स्टार्ट है। देखिए कालकी गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाह बाजगढ़ी, मानसेहरा, कालरी, कालसी। चौथा है गिरनार, पाँचवा है धौली, छठवां है जौगढ़, सातवां है आयरा गुडी, आठवां है सोपारा। अशोक के अधिकांश सिद्धांत अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों शाह बाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख का लंघमान नामक स्थान से लिपि में लिखा गया। अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेस थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ स्थानों पर अभिलेखों के से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला जिसके नाम पर जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोह, गौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेस, नोरिस, लेसेंस, निधि, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दक्षिण जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर एवं उड्डेगोलम के लेखों में भी यह अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। दोस्तों भाभू बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध स्वावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संबंध में इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले परिदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 शिशु प्रतिदिन मारे जाते थे: 2 मृग और 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें मृग हमेशा नहीं मारा जाता था। ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद
विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख के से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने का कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता एवं पलायनी उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे व 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, तुर्मय या तुर्माय, अंतिकनी, मग, अक्लिक सुंदर, अलेक्जेंडर स्पाइरस या सीरस का राजा था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है। उन्हें ईसा पूर्व की 3री सदी में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख काल समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में इस काल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 वर्षों वाली समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिस्सा रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। बिक्री कर का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एनएसटी नो मोई कहता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य राज्य की सभा में भेजी गई यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नारक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज के तत्कालिक भारतीय समाज में 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। इसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और न उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता है। इतिहासकार के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य समाज के 5 प्रांतों का नाम उल्लेख है। प्रांत और राजधानी: उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी थी। अवतिरठ उज्जैनी राजधानी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी था। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र था। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पादन के भाग का अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजा का राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, अर्थात अंतपाल सीमा रक्षक सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों में कमिश्नरी का प्रशंसक होता था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार के: पन्याक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूचनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गढ़ी का अध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, राजकोषीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, काराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, लौहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष तथा नवाध्यक्ष,
जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने पर उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई थी जो शक्ति का प्रतीक था। इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया। मौर्ययुगीन स्तंभ सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का प्रारंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हकार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय इस पुनर महोदय को हो। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शंगु राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शंगु के नाम से विश्वविख्यात है। ईस्वी पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में इसकी नहरें निकाली। शक संवत रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील का मरम्मत कराई थी। दोस्तों नमस्कार। इस प्रकार हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे पार्ट को अच्छी तरह से देखे हैं। इसमें सन और सब कुछ विस्तृत रूप से दिया गया है। और दोस्तों जो भी हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, सभी लोग को ध्यान में रखकर या देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, या कहीं का भी एग्ज़ाम देंगे या उसमें सारे तथ्य आपको मिलेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग प्रेम से इसको पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें सब कुछ आपके काम की चीज़ है। दोस्तों आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी सूचनाएं हैं मिलती रहें। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें जिससे इस चैनल का विस्तार हो। दोस्तों नमस्कार।